नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र दृष्टि के नए संस्करण के अंतर्गत इसके वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा आर्थिक घटनाक्रम। यदि आप विभिन्न आयोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसके ट्रेडिशनल पार्ट्स की अपेक्षा इसके करंट सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये श्रृंखला होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहां पर लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा, भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में लॉन्च किया गया और उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। अब देखिए, यहां पर एक प्रश्न यह बन सकता है कि जो भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में लॉन्च किया गया, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? तेलंगाना सरकार के द्वारा भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में लॉन्च किया गया। यहां पर एक प्रश्न और यह बन सकता है कि जो तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज लॉन्च किया, किसके सहयोग से? तो याद रखिएगा, इसमें विश्व आर्थिक मंच और आईआईएससी बेंगलुरु का सहयोग रहा। क्लियर है? और यदि हम इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दें तो आप कहेंगे कि तेलंगाना सरकार ने विश्व आर्थिक मंच और आईआईएससी बेंगलुरु के सहयोग से भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में लॉन्च किया और उद्देश्य है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलिए। अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यात वाला राज्य कौन रहा? यानी किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का निर्यात सबसे ज्यादा किया वित्तीय वर्ष 2022-23 में? तो याद रखिएगा, वो राज्य है तमिलनाडु। तो याद रखेंगे, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यातक राज्य तमिलनाडु है। और यदि पूछा जाए कि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो आपको याद रखना है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा शीर्ष निर्यातक देश है। किस मामले में? किस उत्पाद में? इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में। क्लियर? यानी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के निर्यात के मामले में भारत का जो दूसरा शीर्ष राज्य है वो कौन है? उत्तर प्रदेश। और सबसे नंबर 1 पर कौन है? तमिलनाडु। क्लियर? और ये बात हो रही है वित्तीय वर्ष 2022-23। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व जो क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय है वो कौन है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है इंदौर नगर निगम। यानी इंदौर नगर निगम देश का पहला शहरी निकाय है जिसने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त किया है। अब देखिए, ये जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईपीआर। ईपीआर का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को कहते हैं ईपीआर क्रेडिट। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय, या पूछा जा सकता है कि देश का पहला नगर निगम कौन है? तो आपका जवाब क्या होगा? इंदौर नगर निगम। और ये इंदौर नगर निगम किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो ईपीआर क्रेडिट प्राप्त हुआ है इंदौर नगर निगम को, इसे क्यों ये प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, इंदौर नगर निगम ने प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के पुनर्चक्रण का कार्य किया, इसीलिए इंदौर नगर निगम को ईपीआर क्रेडिट दी गई है। क्लियर? और अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दूं तो इंदौर नगर निगम के द्वारा प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण हेतु ईपीआर क्रेडिट प्रदान की गई। इस प्रकार ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय या पहला नगर निगम इंदौर नगर निगम हो गया है। क्लियर? याद रखेंगे, ईपीआर का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किस संस्था के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? तो याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। यानी जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 है, ये अंकटाड के द्वारा जारी किया गया। या आप कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 5 जुलाई 2023 को जारी की गई। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के द्वारा वर्ष 2022 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह दर्ज किया गया? देखिए, ये जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के द्वारा 2022 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई अंतर्प्रवाह यानी इनफ्लोज दर्ज किया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? $49 बिलियन, यानी $49 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई ये 2022 में भारत के द्वारा दर्ज किया गया। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे, $49 बिलियन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा अमेरिका।
यानी इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्त करने वाला देश अमेरिका है और कितना वैल्यू है 285 बिलियन डॉलर, 285 बिलियन डॉलर। और भारत के संदर्भ में कितना अमाउंट है 49 बिलियन डॉलर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया। तो याद रखिएगा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया इसमें कितने देश शामिल हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? इसमें 120 देश शामिल है। यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 120 देश शामिल हैं। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो आप जवाब क्या देंगे? स्वीडन। तो याद रखेंगे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर स्वीडन है। यदि पूछा जाए कि इसमें अंतिम स्थान पर कौन है, तो आपका जवाब होगा यमन। तो याद रखेंगे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में अंतिम स्थान पर यमन है। तो स्वाभाविक तौर पर आपको भारत की भी रैंकिंग देखनी होगी। तो याद रखिएगा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग 67वीं है। कौन सी है? 67वीं, यानी 67वीं रैंक पर भारत है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में, जिसको विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। इसमें 120 देश शामिल हैं। इसमें पहले स्थान पर स्वीडन है, अंतिम स्थान पर यमन है और भारत 67वें स्थान पर है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमपीआई 2023। तो पूछा जा रहा है कि जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है यानी जो एमपीआई 2023 है किसके द्वारा जारी किया गया। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूएनडीपी के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 को जारी किया गया। यानी ये जो एमपीआई 2023 है इसे यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया। कब? 11 जुलाई 2023 को। क्लियर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं। यानी ये जो यूएनडीपी ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई 2023 जारी किया, इसमें 110 देश शामिल हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 यानी ईपीआई 2022 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो यहां पर देखिए सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी होगी कि जो निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 है यानी ईपीआई 2022 है, इसे किसके द्वारा जारी किया गया। तो आपका जवाब होगा नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। तो याद रखिएगा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 अर्थात ईपीआई 2022 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। अब हम लोग बात करेंगे कि जो नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक अर्थात ईपीआई 2022 जारी किया, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है। तो याद रखिएगा इसमें शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का अंक कितना है? 80.89। कितना है? 80.89। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ये जो निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 है यानी ईपीआई 2022 है, ये कौन सा संस्करण है। तो याद रखिएगा ये तीसरा संस्करण है। और एक बात और याद रखिएगा, जो नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 अर्थात ईपीआई 2022 जारी किया, ये 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया। और ये कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। और इसमें नंबर 1 पर कौन सा राज्य था? तमिलनाडु। क्लियर। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 है, इसमें कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा महाराष्ट्र इसमें दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक इसमें तीसरे स्थान पर है। देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक का अंक याद करना बहुत नेसेसरी नहीं है। क्लियर। अगर यहां से ये अंक पूछा जाता है तो मेरे आधार पर ये बहुत अनलॉजिकल होगा। यहां पर आपको तमिलनाडु का अंक याद रखना होगा। अगर आप ये अंक याद कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर। लेकिन इतनी बात आप जरूर याद रखेंगे कि जो नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया यानी ईपीआई 2022 जारी किया, इसमें तमिलनाडु नंबर 1 पर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। और ये कौन सा संस्करण था? तीसरा। इतनी बात तो आपको बिल्कुल याद रखनी होगी। क्लियर। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस सूचकांक यानी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में हिमालयी राज्यों में शीर्ष पर कौन है। तो याद रखेंगे निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। कौन है? उत्तराखंड। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भूमि से घिरे यानी जो मैदानी राज्य हैं उनमें से कौन शीर्ष पर है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में। तो याद रखिएगा हरियाणा नंबर 1 पर है। यानी निर्यात तैयारी सूचकांक में मैदानी राज्यों में अर्थात भूमि से घिरे राज्यों में शीर्ष स्थान पर हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। और अगर यह पूछा जाए कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष पर है, तो याद रखिएगा इसमें गोवा शीर्ष पर है। यानी छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर है, मैदानी इलाकों वाले राज्यों में हरियाणा शीर्ष पर है, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर है और बड़े राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक। क्लियर है। और किसमें? तो याद रखेंगे निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, यह पूछा जा रहा है कि जो निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 है, इस रिपोर्ट में
निर्यात के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो याद रखिएगा, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में जो जिला सर्वश्रेष्ठ है निर्यात के मामले में वो है गुजरात का जामनगर। कौन है? गुजरात का जामनगर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईपीआई 2022 यानी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जिसको नीति आयोग ने जारी किया, उसमें उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंकिंग है? तो याद रखिएगा, इसमें उत्तर प्रदेश की 7वीं रैंकिंग। कौन सी रैंकिंग है? 7वीं रैंकिंग। यहां पर उत्तर प्रदेश का आपको स्कोर भी याद रखना होगा। स्कोर है 61.23। कितना है? 61.23। तो याद रखेंगे, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 अर्थात ईपीआई 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 7वीं है और उत्तर प्रदेश का स्कोर है 61.23। देखिए, यूपी स्पेशल में यहां से यह प्रश्न बन सकता है, इसलिए याद रखेंगे ईपीआई 2022 यानी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 7वीं। आगामी बिहार पीसीएस के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि ईपीआई 2022 में बिहार की रैंकिंग कितनी है? तो याद रखिएगा, बिहार की रैंकिंग 22वीं है और बिहार का स्कोर क्या है? 41.06। क्लियर है? तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधित समीक्षा 2023 जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, ये 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधित समीक्षा 2023 रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी की गई। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो रिपोर्ट है यानी जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधित समीक्षा 2023 है, इसके अनुसार 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? 13.5 करोड़ लोग। कितने लोग? 13.5 करोड़ लोग। तो देखिए, यहां पर सिंपल बात यह याद रखिएगा कि जो नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया 17 जुलाई 2023 को, पूछा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से लेकर 2019-21 की अवधि के बीच कितने लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? 13.5 करोड़ लोग। क्लियर है? देखिए, यहां से प्रश्न बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। कितने लोग बाहर हुए? 13.5 करोड़ लोग। और याद रखिएगा, ये ड्यूरेशन आपको याद रखना है, 2015-16 से लेकर 2019-21 तक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट हुई? या इस प्रश्न को आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट तभी आएगी जब ज्यादा लोग गरीबी से मुक्त होंगे। तो देखिए, प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको बिल्कुल तैयार रहना है। तो याद रखेंगे, वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई। क्लियर है? अब अगले प्रश्न ये पूछ रहा है कि इस 2015-16 से लेकर 2019-21 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग गरीबी से बाहर निकले? तो देखिए, टोटल आंकड़ा तो आपने देख लिया कि टोटल लोग 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए थे इस ड्यूरेशन में, और उसमें गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट उत्तर प्रदेश में थी। अब आपसे यह पूछ रहा है कि इस ड्यूरेशन में उत्तर प्रदेश के कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले? तो आपका जवाब क्या होगा? 3.43 करोड़ लोग। तो याद रखेंगे, 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच में उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। क्लियर है? ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट किस राज्य में हुई? भाई, आपने ये तो देख लिया कि गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट उत्तर प्रदेश में हुई। उसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। क्लियर है? यानी गरीबों की संख्या में जो सर्वाधिक गिरावट करने वाले टॉप 3 स्टेट हैं वो कौन है? नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने लोग बाहर निकले ये तो आपने देख लिया, 3.43 करोड़ लोग। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ लोग। क्लियर है? तो ये बात आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। देखिए, यहां कितने लोग बाहर निकले, ये डेटा याद करने में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको किस स्टेट का पेपर देना है। मान लीजिए अगर आप बिहार से हैं और आप इस क्लास को देख रहे हैं तो ज्यादा फोकस आपको बिहार के डेटा पर करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप ये याद नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाले लोगों के मामले में नंबर 1 पर है। ये आप जरूर याद रखेंगे और उत्तर प्रदेश का ये डेटा भी आपको याद रखना होगा, लेकिन बिहार के संदर्भ में जो डेटा है वो आपको निश्चित रूप से याद रखना होगा। क्लियर है? और अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहां पर आपको उत्तर प्रदेश संबंधी जो डेटा है वो निश्चित रूप से याद रखना होगा। क्लियर है? आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हम लोग अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगले प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि देश का वह कौन सा राज्य है जो 2019-21 में बहुआयामी रूप से गरीबी की संख्या के मामले में देखें तो वो सर्वाधिक रहा है? तो याद रखिएगा, वो है बिहार। याद रखेंगे, देश का वो राज्य बिहार है जहां पर 2019 से 21 में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या सर्वाधिक थी। कितने प्रतिशत के आधार पर देखें तो 33.76%। ये गरीबों की संख्या की बात की जा रही है, निकलने की बात नहीं हो रही है। ये पूछ रहा है कि 2019-21 में
बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में थी? तो आपने क्या कहा? बिहार में। और अगर हम इस आंकड़े को प्रतिशत में देखें तो लगभग 33.76% आता है। क्लियर? अगर हम ठीक इसी प्रश्न को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछें कि 2019 से 21 के बीच में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की प्रतिशत संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? 22.93%। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ट्विटर को किस रूप में रीब्रांड किया गया? तो याद रखिएगा, ट्विटर को रीब्रांड एक्स रूप में किया गया, यानी ट्विटर को एक्स रूप में रीब्रांड किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंटर ब्रांड की वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा ब्रांड है? तो आपका जवाब क्या होगा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अर्थात टीसीएस। देखिए, यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये जो रिपोर्ट आती हैं ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जारी की जाती हैं। सेम कॉन्सेप्ट पर, सेम टॉपिक पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट जारी करती है और कई बार आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट भी अलग अलग आता है। तो इसलिए ये बात आपको याद रखना जरूरी है कि ये किसकी रिपोर्ट है। तो याद रखिएगा, जो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं मूल्यवान भारतीय ब्रांड की, तो ये रिपोर्ट है इंटर ब्रांड की। क्लियर है? तो याद रखेंगे, इंटर ब्रांड की 2023 की टॉप 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अर्थात टीसीएस है। क्लियर हो गया? और ये रिपोर्ट कब आई थी? 30 मई 2023 को। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कौन सा वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है अंतर्दृष्टि। अब देखिए, यहां पर आपसे प्रश्न दो तरह से पूछे जा सकते हैं। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्दृष्टि किससे संबंधित है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प में लिखा रहेगा वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड। तो याद रखेंगे, अंतर्दृष्टि क्या है? ये एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा। क्लियर हो गया? अंतर्दृष्टि एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा 5 जून 2023 को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीएसई कहते हैं, इस पर 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है एमआरएफ लिमिटेड। क्या नाम है? एमआरएफ लिमिटेड। तो याद रखेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई पर 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक है एमआरएफ लिमिटेड। क्या नाम है? एमआरएफ लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान 2019-20 जारी किया गया। तो याद रखिएगा, जो भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 है, ये 25 अप्रैल 2023 को जारी किया गया। और याद रखिएगा, ये जो भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 है, ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपका जवाब होगा नीति आयोग के सदस्य जो कि स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र से हैं, डॉक्टर विनोद के पॉल के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर विनोद के पॉल के द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि देश की कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में कितनी रही? यानी देश की कुल जीडीपी में जो सरकारी स्वास्थ्य का व्यय है, वो हिस्सेदारी 2019-20 में कितनी रही? तो आपका जवाब होगा 1.3%। तो याद रखेंगे, 2019-20 में देश की कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य का जो व्यय की हिस्सेदारी है वो कितनी है? 1.35%। कितनी है? 1.35%। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2019-20 के लिए भारत के लिए कुल स्वास्थ्य व्यय, वो कुल स्वास्थ्य व्यय कितना है? 6,55,822 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये जीडीपी का कितना है? तो याद रखिएगा, ये जीडीपी का 3.27% है। अब देखिए, इन दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है? पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि देश की कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय, किसके बारे में बात हो रही है? सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी पूछी जा रही है वर्ष 2019-20 में। तो आपने कहा 1.3%। लेकिन अगले प्रश्न में कह रहा है कि 2019-20 के लिए जो भारत की कुल स्वास्थ्य व्यय है, जो कि 6,55,822 करोड़ रुपए है, ये जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तब आपने कहा 3.27%। क्लियर हो गया? गलती नहीं होनी चाहिए। पूरी मेहनत आप भी कर रहे हैं, आप भी अपना समय लगा रहे हैं, और मैं भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि कहीं पर भी कंफ्यूजन में कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। उस राज्य का नाम है कर्नाटक। यानी कर्नाटक ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है अप्रैल 2023 में। वो राज्य कौन है? कर्नाटक। यानी कर्नाटक ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है 2022-23 के लिए। अगर हम इसी परफॉर्मेंस को छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो उसमें नंबर 1 पर कौन है? तो याद रखिएगा, उसमें पुडुचेरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ष 2022-23 के लिए
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सर्वोत्तम क्रियान्वयन करने वाले छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन है? तो आपका जवाब होगा पुडुचेरी, और बड़े राज्यों में नंबर 1 पर कर्नाटक है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कोरोना काल में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया? देखिए, ड्यूरेशन संबंधी प्रश्न इस समय बहुत पूछे जा रहे हैं। पूछ देता है कि इस योजना का ड्यूरेशन किस वित्तीय वर्ष के बीच में है, कितने समय के लिए है, या मान लीजिए किसी योजना का ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया तो ये पूछ लेता है कि कब तक के लिए बढ़ाया गया। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, जब मैं योजना कवर कराऊंगा तो मैं उसको कराऊंगा ही, लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं तो इसको कर लीजिएगा कि जो योजनाएं चर्चा में आ रही हैं वो कब प्रारंभ हुई थी और कहां से इसका प्रारंभ हुआ था, ये बात आप जरूर याद रखें। देखिए, मैं चाहता तो यहीं पर उसको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन समस्या ये बात है कि यहां पर ऑलरेडी इतने ज्यादा फैक्ट हैं, इतने ज्यादा अंकों का फैक्ट है कि अगर इसमें मैं ये भी इन्वॉल्व कर देता तो वो ज्यादा लेंदी हो जाता। क्लियर? तो मैं, अगर आप कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको कराऊंगा। योजनाएं कब स्टार्ट हुई, योजनाओं से प्रश्न आते हैं, इसको कवर कराया जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कोरोना काल में ये जो पीएम कुसुम योजना है इसके क्रियान्वयन में अवरोध आया, इसलिए इस योजना का जो डेडलाइन था उसको आगे बढ़ाया गया, यानी योजना का विस्तार किया गया। कब तक के लिए? तो याद रखेंगे 31 मार्च 2026 के लिए। तो ये पीएम कुसुम योजना कब तक आगे बढ़ गई? 31 मार्च 2026 तक। अगर हम बात कर लें कि पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा पीएम कुसुम का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। क्या नाम है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, पीएम कुसुम। डेडलाइन क्या हो गई? 31 मार्च 2026। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं AISHE, 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। तो याद रखेंगे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन अर्थात AISHE 2020-21 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जनवरी 2023 में जारी किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शिक्षार्थी नामांकन संख्या के संदर्भ में शीर्ष 6 राज्य कौन है? यानी अगर हम ये जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का ये जो रिपोर्ट है जो कि शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया जनवरी 2023 में, और ये जो सर्वे हुआ था ये 2020-21 का है, इसमें शिक्षार्थियों का नामांकन संख्या के आधार पर टॉप 6 स्टेट की बात करें तो उसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, यानी हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट उत्तर प्रदेश से हुआ है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर इसमें तमिलनाडु है, चौथे स्थान पर इसमें मध्य प्रदेश है, 5वें स्थान पर कर्नाटक है और 6वें स्थान पर इसमें राजस्थान है। तो कम से कम आप टॉप 3 स्टेट जरूर याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। क्लियर? और अगर आप टॉप 5 याद रख सकते हो तो और बेटर है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये टॉप 3 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षार्थी नामांकन संख्या ज्यादा रखी है हायर एजुकेशन में। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, वो कब प्रस्तुत किया गया? तो याद रखेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बजट की 7 प्राथमिकताएं जिसको सप्तऋषि कहते हैं उसमें क्या क्या शामिल है? तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहा सप्तऋषि किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सप्तऋषि बजट में उल्लेखित 7 प्राथमिकताओं से संबंधित है। क्लियर? अब इसमें यह देख लीजिए कि 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि यहां पर यह प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है अगर बजट से प्रश्न बनेगा कि इनमें से कौन सी प्राथमिकताएं सप्तऋषि में शामिल नहीं है। क्लियर? या ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी प्राथमिकता सप्तऋषि में शामिल है। क्लियर? तो याद रखिएगा सप्तऋषि में जो 7 प्राथमिकताएं हैं उसमें पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास, सप्तऋषि की दूसरी प्राथमिकता है अंतिम छोर तक पहुंच, यानी जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके तक पहुंचना, तीसरा है अवसंरचना और निवेश, चौथा है सक्षमताओं को सामने लाना, यदि अगर कोई व्यक्ति एलिजिबल है यानी वो सक्षम है तो उसको और एनहेंस करना, उसकी क्षमता का भरपूर लाभ मिल सके देश को, पांचवां है हरित विकास, छठवां है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। तो ये 7 प्राथमिकताएं हैं सप्तऋषि के अंतर्गत, जिसमें पहली है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंच, तीसरा है अवसंरचना और निवेश, चौथा है सक्षमताओं को सामने लाना, पांचवां है हरित विकास, छठवां है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सरकार के द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे कितने? तो याद रखिएगा 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की सरकार की योजना है, और ये जो 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्टैब्लिश होंगे किस लिए? तो कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए। कितने सेंटर हैं ये? 30। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बजट अनुमान 2023-24 में 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो याद रखिएगा जब बजट 2023-24 आया
तो उसमें 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर 7% अनुमानित की गई। कितनी? 7%। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए जो युवा उद्यमी हैं उनके लिए स्थापित निधि का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस स्थापित निधि का नाम है कृषि वर्धक निधि। क्या नाम है? कृषि वर्धक निधि। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये कृषि वर्धक नीति है, और क्या करने के लिए? तो एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए। क्लियर है? यानी जो युवा उद्यमी हेतु एक निधि स्थापित की गई कृषि वर्धक नीति, इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने की व्यवस्था है। क्लियर है? तो एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए कृषि वृद्धक नीति जो है ये लाई गई। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्था को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में श्री अन्न पर चर्चा की है। श्री अन्न का मतलब क्या? मोटा अनाज, यानी मिलेट्स की बात हो रही है। यानी श्री अन्न को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, श्री अन्न के मामले में भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्था को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया गया है? तो आपका जवाब होगा भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। यानी भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है? भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाना। क्लियर है? तो देखिए, एक यहां पर नेचुरल प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आपका जवाब क्या होगा? हैदराबाद। यानी भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हैदराबाद। और इसी संस्थान को उस उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य है भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाना। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर जहां व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है? यानी जो तटीय क्षेत्र हैं या जो लवणी भूमि है वहां पर मैंग्रोव पौधारोपण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो याद रखिएगा, उस योजना का नाम है मिस्टी। क्या नाम है? मिस्टी। तो याद रखेंगे, तटीय क्षेत्रों या लवण भूमि में मैंग्रोव पौधारोपण के लिए जो चलाई गई योजना है वो कौन है? मिस्टी। अब दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, मिस्टी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। क्लियर है? क्या फुल फॉर्म है मिस्टी का? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। क्लियर है? ये याद रखेंगे, मिस्टी का फुल फॉर्म है। और ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही मिस्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका जवाब होगा तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि में मैंग्रोव पौधारोपण के लिए। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना की जाएगी। किसकी? भारत श्री की। तो याद रखेंगे, भारत श्री की स्थापना 1 लाख पुरातन अभिलेखों की डिजिटलीकरण के लिए की जाएगी। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो भारत श्री है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसकी मीनिंग क्या है? तो भारत श्री का मतलब है भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्पिरेशंस। भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्पिरेशन, ये है भारत श्री का मतलब। और इसका उद्देश्य क्या है? 1 लाख पुरातन अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना। किसका उद्देश्य है? भारत श्री का। गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब जारी किया गया? तो याद रखिएगा, 31 जनवरी 2023 को आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जारी किया गया, यानी बजट के एक दिन पहले। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब होगा कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। तो याद रखिएगा, एक रिपोर्ट आई थी, उसका नाम है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22। और ये जो राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट है, इसमें भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में जो सबसे नवाचारी राज्य है उसे किसको चुना गया? कर्नाटक को। कौन सा राज्य है? सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। किस रिपोर्ट में? तो राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचारी सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22। क्लियर है? सबसे नवाचारी राज्य कर्नाटक। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक नवाचारी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो अभी आपने देखा कि सर्वाधिक नवाचारी राज्य तो कर्नाटक है, इस मामले में उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 14वां। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा? तो याद रखिएगा, ये रिपोर्ट किसकी है? तो आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड लाइन की। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड लाइन के द्वारा जारी एक रिपोर्ट जो कि अप्रैल 2023 में आई, इसके अनुसार 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में शीर्ष स्थान पर जो शहर था वो था बेंगलुरु। कौन था? बेंगलुरु। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस संस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा,
13 मार्च 2023 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, क्या नाम है उसका, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IREDA। तो याद रखिएगा इस IREDA अर्थात भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग के द्वारा किस भारतीय चाय को GI टैग दिया गया। तो आप कई बार पढ़ चुके हैं कि उस चाय का नाम है हिमालय की कांगड़ा चाय। तो याद रखेंगे हिमालय की कांगड़ा चाय यानी हिमाचल की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग के द्वारा GI टैग दिया गया। क्लियर। तो याद रखेंगे हिमाचल की जो कांगड़ा चाय है उसको यूरोपीय आयोग के द्वारा GI टैग दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा बागवानी फसलों के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा जो बागवानी फसलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी मिली है वो 3 उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी मिली है। सबसे पहली बात तो ये कि जो बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी मिली है किस मिशन के तहत है। तो याद रखेंगे एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत। किस मंत्रालय के द्वारा, तो कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है। तो याद रखेंगे एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी मिली है। क्लियर है। अब हम लोग उन 3 उत्कृष्टता केंद्र के बारे में आगे देखेंगे। देखिए इसमें जो पहला उत्कृष्टता केंद्र है वो किसके लिए, वो है कमलम के लिए। किसके लिए, कमलम। देखिए कमलम को इंग्लिश में ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। क्लियर है। ड्रैगन फ्रूट तो आप भली भांति जानते हैं, हिंदी में इसका नाम याद रखेंगे कमलम। ठीक है। तो कमलम यानी ड्रैगन फ्रूट के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना है वो कहां पर, कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो याद रखेंगे यहां से प्रश्न बनेगा, पूछा जाएगा कि कमलम यानी जो ड्रैगन फ्रूट है इसके लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहां पर। तो याद रखेंगे कर्नाटक के बेंगलुरु में। यदि हम बात कर ले आम और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र तो आपका जवाब क्या होगा, उड़ीसा राज्य के जाजपुर में। कहां पर, उड़ीसा राज्य के जाजपुर में। तो याद रखिएगा आम और सब्जी के लिए अगर उत्कृष्टता केंद्र पूछेगा तो सीधे आप उड़ीसा के जाजपुर को टिक करेंगे। अगर वहीं पर फलों, फूलों और सब्जियों के बारे में पूछा जाए, फूलों और सब्जियों के बारे में, तो याद रखिएगा फूलों और सब्जियों के बारे में अगर उत्कृष्टता केंद्र पूछा जा रहा है तो गोवा का पोंडा है। कौन सा है, गोवा का पोंडा। तो याद रखेंगे बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी मिली है। इसमें कमलम यानी ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र कर्नाटक के बेंगलुरु में, आम और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र उड़ीसा राज्य के जाजपुर में, और सब्जियों और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र गोवा के पोंडा में स्थापित किया जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया। तो याद रखिएगा सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि 2023 में जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन किया गया वो नवी मुंबई महाराष्ट्र में। कहां पर, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो नवी मुंबई महाराष्ट्र में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया ये कौन सा संस्करण था, 14वां। क्लियर है, कौन सा संस्करण था, 14वां। और ये जो 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 15 से 17 सितंबर 2023 के बीच। कब से कब तक, 15 से 17 सितंबर 2023 के बीच 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन महाराष्ट्र के नवी मुंबई में किया जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहां किया जा रहा है। तो याद रखिएगा असम के जोगी घोपा में। कहां पर, असम के जोगी घोपा में। तो याद रखेंगे भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण असम राज्य के जोगी घोपा में निर्माण किया जा रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा उसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। याद रखेंगे 26 अप्रैल 2023 को रेल विकास निगम लिमिटेड को, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया। यानी अप्रैल 2023 में रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कृषि ड्रोन निर्माण के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहला कंपनी कौन है, यानी पहली कंपनी कौन है जिसने कृषि ड्रोन के निर्माण के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त की है। तो उस कंपनी का नाम है गरुड़ एयरोस्पेस। क्या नाम है, गरुड़ एयरोस्पेस। तो याद रखेंगे गरुड़ एयरोस्पेस जो कि एक कंपनी है जिसने कृषि ड्रोन निर्माण के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त की है। क्या नाम है उस कंपनी का, गरुड़ एयरोस्पेस। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कितने पीएम मित्र पार्क स्थलों को स्थापित करने की घोषणा की है। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि पीएम मित्र पार्क, तो याद रखिएगा 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई। तो देखिए प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा पीएम मित्र पार्क किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखेंगे वस्त्र उद्योग के लिए ये पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। और कितने पार्क को मंजूरी मिली है, पीएम पार्क को, पीएम मित्र पार्क को, तो आपका जवाब होगा 7। तो याद रखिएगा वस्त्र उद्योग के लिए
भारत सरकार ने 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की घोषणा की है। अब ये जो 7 पीएम मित्र पार्क वस्त्र उद्योग के लिए स्टैब्लिश किए जाएंगे, ये कहां किए जाएंगे, ये भी बात देख लीजिए। तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में, तेलंगाना में, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। क्लियर है? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इन 7 जगहों पर पीएम मित्र पार्क वस्त्र उद्योग के लिए स्टैब्लिश किए जाएंगे। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच लखनऊ में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच लखनऊ में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ? यानी जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच, इसमें सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र को मिला? तो याद रखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को सर्वाधिक निवेश मिला। कितने का निवेश मिला नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को? तो याद रखिएगा 4.47 लाख करोड़ रुपए का। तो याद रखेंगे 4.47 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। किसमें? उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 में। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि इस निवेश सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ? अब देखिए, उत्तर प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश मिला, चलिए ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को सर्वाधिक निवेश मिला? तो याद रखिएगा, पश्चिमांचल यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक निवेश मिला है। किसमें? उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कितना निवेश? कुल निवेश का लगभग 45%। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है? तो याद रखेंगे, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड अर्थात आईईएक्स बना है। क्लियर? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड अर्थात आईईएक्स, ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है। कौन? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल स्तर पर गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार मिला? तो आपका जवाब होगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात पीजीसीआईएल। यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीजीसीआईएल कहते हैं, ये एक महारत्न कंपनी है और इसे ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया 24 अप्रैल 2023 को। तो याद रखेंगे, ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार पीजीसीआईएल को, जो कि एक महारत्न कंपनी है। अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है जिम्बाब्वे। यानी जिम्बाब्वे ने अप्रैल 2023 में स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? जिम्बाब्वे ने। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि 26 से 29 फरवरी 2024 के मध्य मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी MWC का आयोजन कहां किया जाएगा? तो याद रखेंगे, स्पेन के वर्सिलोना में। कहां पर? स्पेन के वर्सिलोना में। तो याद रखिएगा, स्पेन के वर्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अर्थात MWC का आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 के बीच किया जाएगा। यानी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहां पर? 2024 में फरवरी में स्पेन के वर्सिलोना में। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? तो याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक होगी। यानी जो 2024 में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की जो मंत्री स्तरीय बैठक होगी, ये कौन सा संस्करण होगा? 13वां। और कहां पर होगी? तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। तो सीधी बात आप याद रखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन का जो 13वां मंत्री स्तरीय बैठक होगा 2024 में, वो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो याद रखिएगा, जो विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन होगा, वो कहां पर होगा? कैमरून में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? कैमरून में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कैमरून में 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक किसकी? विश्व व्यापार संगठन की, कैमरून में। अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2023 4 अप्रैल 2023 को प्रकाशित की है। तो याद रखेंगे, 4 अप्रैल 2023 को फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2023 को जारी किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? किस सूची में? तो फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2023 की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो याद रखिएगा, इसमें शीर्ष पर है बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली। बर्नार्ड
अर्नाल्ड एंड फैमिली, और इनकी कुल संपत्ति कितनी की है? 211 बिलियन डॉलर की। तो याद रखेंगे 211 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ बर्नार्ड, अर्नाल्ड एंड फैमिली वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान पर है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2023 में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा मुकेश अंबानी का इसमें 9वां स्थान है। और मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति कितनी? तो 83.4 बिलियन डॉलर। तो याद रखेंगे 83.4 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2023 में 9वें स्थान पर है। और इसमें पहले स्थान पर बर्नार्ड, अर्नाल्ड एंड फैमिली, कुल संपत्ति है 211 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फोर्ब्स की सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा एथलीट है? यानी फोर्ब्स द्वारा जो रिपोर्ट आई उसमें यह बताया गया कि जो सर्वाधिक भुगतान पाने वाला एथलीट है वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये किसकी रिपोर्ट है? फोर्ब्स की। तो याद रखिएगा फोर्ब्स की रिपोर्ट में सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीट में जो नंबर 1 पर है वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कितना? 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना? 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और नंबर 1 पर कौन सा एथलीट है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 का शीर्षक क्या है? तो देखिए सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि अप्रैल 2023 में विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा, अप्रैल 2023 में। अब आपको देखना है कि इसका शीर्षक क्या था। तो याद रखिएगा माइग्रेंट, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज। माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटी, इस शीर्षक के साथ विश्व बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की। क्लियर? माइग्रेंट, रिफ्यूजी एंड सोसाइटी। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो फिर यहां पर यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि जो रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। तो याद रखेंगे रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। और इस रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? सिंगापुर। क्लियर? अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि भारत को इस रसद प्रदर्शन सूचकांक अर्थात एलपीआई 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कहने का मतलब यह है कि जो विश्व बैंक ने एलपीआई 2023 जारी किया यानी रसद प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जिसमें सिंगापुर नंबर 1 पर है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे भारत का 38वां स्थान है। कौन सा स्थान भारत का है? 38वां स्थान है रसद प्रदर्शन सूचकांक अर्थात एलपीआई 2023 में, जिसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। और नंबर 1 पर कौन है? सिंगापुर। भारत का स्थान 38वां। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाला 3 देश कौन से हैं? तो याद रखिएगा जो अप्रैल 2023 में ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 आया उसमें वैश्विक स्तर पर जो सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 3 देश हैं उसमें नंबर 1 पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर भारत। यानी सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले देशों में तीसरे स्थान पर भारत है, इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है। याद रखेंगे। अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी के अनुसार जारी मानव विकास सूचकांक अर्थात एचडीआई 2021-22 में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा जो 8 सितंबर 2022 को मानव विकास सूचकांक अर्थात एचडीआई 2021-22 आया, जो कि यूएनडीपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जिसे जारी किया गया। यानी मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी द्वारा। और जो 8 सितंबर 2022 को 21-22 के लिए रिपोर्ट आई उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 132वां। क्लियर? यानी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान 132वां है और भारत का स्कोर कितना है? भारत का स्कोर है 0.633। कितना है? 0.633। और इसको स्थान कौन सा है? 132वां। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2021-22 में कुल कितने देश थे? तो याद रखिएगा इसमें कुल 191 देश थे, जिसमें से भारत का 132वां स्थान है। अगर हम एसडीआई 2020 में भारत के स्थान की बात कर लें यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? उस समय भारत का स्थान 131वां था। क्लियर? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 131वां और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में भारत का स्थान 132वां है और इसे यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया। यदि हम इस एसडीआई 2021-22 में शीर्ष 3 देश की बात कर लें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में जिसे यूएनडीपी ने जारी किया टॉप 3 कंट्रीज हैं। इसमें पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे नॉर्वे और तीसरे नंबर पे आइसलैंड है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया इसमें नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे नॉर्वे और तीसरे नंबर पे आइसलैंड है। और याद रखिएगा इसमें भारत का स्थान 2020 में 131वां था और 2021-22 में भारत का स्थान 132वां है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। ये यहां पर आर्थिक घटनाक्रम कंप्लीट हो गया।
अब जो अगला टॉपिक है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित फैक्ट। यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की कौन सी पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, भारत की लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का नाम है प्रबल। क्लियर है? तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रबल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे, प्रबल भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर है। प्रबल भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर है। क्या नाम है? प्रबल। और कब लॉन्च किया गया? 18 अगस्त 2023 को। क्लियर है? याद रखिएगा। और ये जो प्रबल पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर है, इसकी मारक दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा, इसकी मारक दूरी है 50 मीटर। कितनी है? 50 मीटर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, इसका शुभारंभ कहां से किया गया? तो याद रखिएगा, 1 जुलाई 2023 से मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया। कहां से? मध्य प्रदेश के शहडोल से। और कब प्रारंभ हुआ यह मिशन? 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का प्रारंभ हुआ मध्य प्रदेश के शहडोल से। और इसका शुभारंभ किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न यह बन सकता है आपसे कि कब तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? तो याद रखिएगा, इसके उन्मूलन का लक्ष्य है 2047 तक। यानी जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है, जिसका प्रारंभ मध्य प्रदेश के शहडोल से किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इस मिशन के माध्यम से इस सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2047 का लक्ष्य है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के पहले 700 मेगावाट क्षमता के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन कहां शुरू हुआ? तो याद रखिएगा, गुजरात के काकरापार में। यानी गुजरात के काकरापार में भारत के पहले 700 मेगावाट क्षमता वाले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ किया गया। कब? 30 जून 2023 को। तो याद रखेंगे, भारत के पहले 700 मेगावाट क्षमता वाले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन काकरापार गुजरात में प्रारंभ हुआ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यूक्लिड अंतरिक्ष यान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, 1 जुलाई 2023 को स्पेस एक्स के द्वारा यूक्लिड अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि इसे किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, इसे फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो याद रखिएगा, इसे डिजाइन किया था यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यह पूछ रहा है कि यह जो यान है वो किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसे लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, भारत 6G अलायंस को अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। किसको? भारत 6G अलायंस को। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, दूरसंचार विभाग द्वारा भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया गया है अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया। कहां पर? जम्मू कश्मीर। अगर पूछा जाए कि टेलीमानस का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा, टेलीमानस का पूरा नाम है टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। टेलीमानस का फुल फॉर्म क्या है? टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ अर्थात IAU ने किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो याद रखिएगा, उस भारतीय खगोल विज्ञानी का नाम है अश्विन शेखर। तो याद रखेंगे, अश्विन शेखर साहब एक भारतीय खगोल विज्ञानी है और इन्हीं के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। किसने? अंतरिक्ष खगोलीय संघ अर्थात IAU ने। ठीक है, तो याद रखेंगे, भारतीय खगोल विज्ञानी अश्विन शेखर के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है IAU ने। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई? तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष में पहली बार जिस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई उसका नाम है मिथाइल धनायन। क्या नाम है? मिथाइल धनायन। तो यहां पर आपको दो बात ध्यान में रखना है। ये जो मिथाइल धनायन की खोज की गई, जो कि अंतरिक्ष में पहली बार खोजा गया कोई कार्बनिक यौगिक है, ये किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, ये नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा।
और ये जो नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जिसने अंतरिक्ष में पहली बार मिथाइल धनायन कार्बनिक यौगिक की खोज की है, ये किस लिए है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व के किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण, किसके कारण? गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है पेरू। तो पेरू ने अपने यहां पर गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। कब? 8 जुलाई 2023 को। तो याद रखिएगा, 8 जुलाई 2023 को पेरू ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। किसके कारण? तो गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है चीन। यानी चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट को लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया सफलतापूर्वक? तो 12 जुलाई 2023 को। यह कारनामा किसने किया? चीन ने। अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि विश्व के पहले मीथेन ईंधन संचालित रॉकेट का नाम क्या है, जिसे चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो उसका नाम है ZHUQUE2Y2। क्या नाम है इसका? ZHUQUE2Y2। और यह विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित रॉकेट है, जिसे चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स यानी ताप सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, उसका नाम है भारत मौसम विज्ञान विभाग, यानी IMD। तो याद रखेंगे, भारत मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD ने प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स यानी ताप सूचकांक लॉन्च किया। कब लॉन्च किया है? जुलाई 2023 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो हीट इंडेक्स लॉन्च किया है IMD ने, इसमें प्रयोग होने वाले रंग कौन से हैं? तो याद रखिएगा, इस हीट इंडेक्स में प्रयोग होने वाले रंग जो है लाल, पीला, हरा और नारंगी। लाल, पीला, हरा और नारंगी। क्लियर है? लाल, पीला, हरा और नारंगी। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस देश के द्वारा पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया? तो याद रखिएगा, चीन के द्वारा पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा गया है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया? तो याद रखिएगा, उस अंतरिक्ष यान का नाम है सेनझोउ 16। क्या नाम है? सेनझोउ 16। और पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में कि किस अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया? तो याद रखिएगा, उस अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। क्या नाम है? तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। अगर हम लोग इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दें, उसके पहले अगला प्रश्न भी कवर कर लीजिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है गुई हाई चाओ। क्या नाम है? गुई हाई चाओ। तो याद रखिएगा, इस पूरी तथ्य को आप कैसे समराइज करेंगे? तो याद रखिएगा, इसको आप कहेंगे कि चीन के द्वारा पहली बार गुई हाई चाओ नामक अंतरिक्ष यात्री को सेनझोउ 16 अंतरिक्ष यान के माध्यम से तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया। क्लियर? ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे। यानी किस अंतरिक्ष यान से? तो सेनझोउ 16। किस अंतरिक्ष स्टेशन पर? सियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर। और उस चीन के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? गुई हाई चाओ। इसी अंतरिक्ष यात्री का नाम इंपॉर्टेंट है, गुई हाई चाओ। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज जलपोत का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज जलपोत का नाम है MV एम्प्रेस। क्या नाम है? MV एम्प्रेस। तो याद रखेंगे, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज जलपोत का नाम है MV एम्प्रेस। क्या नाम है? MV एम्प्रेस। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यह अपनी पहली यात्रा कहां से रवाना हुआ? यानी यह अपनी पहली यात्रा के लिए कहां से रवाना हुआ? तो आपका जवाब होगा चेन्नई से। तो याद रखेंगे, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज जलपोत जिसका नाम MV एम्प्रेस है, उसने अपनी पहली यात्रा के लिए चेन्नई से वो रवाना हुआ। कब? 5 जून 2023 को। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि MV एम्प्रेस सर्वप्रथम किस देश की यात्रा के लिए रवाना हुआ? तो आपका जवाब होगा श्रीलंका के लिए। क्लियर है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि MV एम्प्रेस अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के कितने बंदरगाहों पर जाएगा? तो याद रखिएगा, ये 3 श्रीलंकाई बंदरगाहों पर जाएगा। इसमें पहला होगा हम्बनटोटा, दूसरा है त्रिंकोमाली और तीसरा है कांके संतुराई। पहला है हम्बनटोटा, दूसरा है त्रिंकोमाली और तीसरा है कांके संतुराई। अब देखिए, इस पूरी बात को मैं समराइज कर रहा हूं और एक प्रश्न यहां पर और बन सकता है, उसको भी जरा आप देखिए। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जलपोत है, उसका नाम है MV एक्सप्रेस। उसका नाम क्या है? MV एम्प्रेस। और ये जो MV एम्प्रेस है, ये अपनी पहली यात्रा के लिए चेन्नई से रवाना हुआ 5 जून 2023 को। और ये अपनी पहली यात्रा के दौरान श्रीलंका की यात्रा करेगा और इस दौरान वो श्रीलंका के 3 बंदरगाहों पर जाएगा, हम्बनटोटा,
त्रिंकोमाली और कांके संतुराई। देखिए यहां पर जो मैं आपसे कह रहा था, एक प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाए ज्योग्राफी से कोरिलेट करके, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा कांके संतुराई बंदरगाह किस देश में है? तो आपका जवाब क्या होगा? श्रीलंका में। तो याद रखिएगा, बंदरगाह के दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम्बनटोटा कहाँ है, त्रिंकोमाली कहाँ है, कांके संतुराई कहाँ पर है। क्लियर है? तो इस दृष्टिकोण से भी आप इस प्रश्न को जरूर देखेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वदेशी रूप से विकसित किस हैवी वेट टारपीडो का सफल परीक्षण किया गया 6 जून 2023 को? तो याद रखिएगा, उस हैवी वेट टारपीडो का नाम है वरुणास्त्र। क्या नाम है? वरुणास्त्र। अब देखिए, ये जो वरुणास्त्र है, ये स्वदेशी रूप से विकसित हैवी वेट टारपीडो है और इसका सफल परीक्षण कब हुआ? 6 जून 2023 को। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वरुणास्त्र है, ये किस प्रकार का टारपीडो है? तो याद रखिएगा, पोत से लॉन्च किया जाने वाला पनडुब्बी रोधी टारपीडो है वरुणास्त्र। यहीं से प्रश्न बनेगा। ये स्वदेशी रूप से विकसित हैवी टारपीडो जिसका सफल परीक्षण हुआ वरुणास्त्र है। और ये वरुणास्त्र किस प्रकार का टारपीडो है? तो पोत से लॉन्च किए जाने वाला पनडुब्बी रोधी टारपीडो है। कौन? वरुणास्त्र। पनडुब्बी रोधी टारपीडो वरुणास्त्र, जो कि पोत से लॉन्च किया जाने वाला वरुणास्त्र। क्लियर? इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 7 जून 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ के द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो याद रखिएगा, उस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। क्या नाम है? अग्नि प्राइम। यहां पर डेट जरूर याद रखिएगा कि 7 जून 2023 को डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। किसका? अग्नि प्राइम का। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, और किसने प्रक्षेपण किया? किसने इसका सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ के द्वारा। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास था, वो ओमान की खाड़ी में 7 से 8 जून 2023 के बीच हुआ। फिर अगला स्वाभाविक प्रश्न है कि इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो याद रखिएगा, इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया नौसेना का आईएनएस तरकस ने। किसने? आईएनएस तरकस ने। तो याद रखेंगे, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास ओमान की खाड़ी में 7 से 8 जून 2023 के बीच हुआ और इसमें भारतीय नौसेना के आईएनएस तरकस ने प्रतिनिधित्व किया। किसने? आईएनएस तरकस ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वैश्विक नौसैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? एकथा, इस बार इसका 6वां संस्करण था, किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो आपका जवाब होगा भारत और मालदीव के बीच। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा एकथा क्या है? तो याद रखिएगा, एकथा एक वार्षिक नौसैन्य अभ्यास है जो कि भारत और मालदीव के बीच हुआ। और जो एकथा का संस्करण 2023 में हुआ, वो 6ठा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण था जो एकथा का 2023 में हुआ और ये 4 जून से 3 जुलाई 2023 के बीच हुआ। और एकथा नौसैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में? तो भारत और मालदीव के बीच में। याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना का सर्वेक्षण पोत जिसका नाम क्या है? संशोधक, इसका जलावतरण कहां हुआ? तो याद रखेंगे, ये जो भारतीय नौसेना का सर्वेक्षण पोत है जिसका नाम है संशोधक, इसका जलावतरण चेन्नई में किया गया 13 जून 2023 को। कहां पर? चेन्नई में। संशोधक नौसेना का सर्वेक्षण पोत, इसका जलावतरण हुआ 13 जून 2023 को चेन्नई में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इस युद्ध पोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो नौसेना का सर्वेक्षण पोत है संशोधक, इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड के द्वारा किया गया और इसमें सहयोग किया था एल&टी ने। क्लियर? तो इसका निर्माण किसने किया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने और इसमें सहयोग किया था एल&टी ने। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2023 में शनि के किस उपग्रह पर फास्फोरस की खोज की गई? तो याद रखिएगा, शनि के एनसेलेडस, क्या नाम है उस उपग्रह का? एनसेलेडस। तो याद रखेंगे, शनि के एनसेलेडस उपग्रह पर फास्फोरस की खोज की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। याद रखेंगे, शनि के एनसेलेडस उपग्रह पर फास्फोरस की खोज की गई। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा उपग्रह एनसेलेडस किस ग्रह से संबंधित है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? शनि से। या ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस उपग्रह पर फास्फोरस की खोज की गई? तो आपका जवाब होगा एनसेलेडस। एनसेलेडस किस ग्रह से संबंधित है? शनि से। किसी भी प्रकार के प्रश्न को पूछे जाए, आप बिल्कुल रेडी रहेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जिसको शॉर्ट फॉर्म में SUIT कहते हैं, कहां के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया? तो याद रखेंगे, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप अर्थात SUIT को इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के द्वारा विकसित किया गया। यानी IUCAA पुणे के द्वारा
सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप अर्थात SUIT को विकसित किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे SUIT को IUCAA पुणे के द्वारा विकसित किया गया, यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के द्वारा विकसित किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस टेलीस्कोप को इसरो के किस मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो याद रखिएगा इस सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जिसको इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के द्वारा विकसित किया गया, इसे आदित्य L1 मिशन के साथ भेजा गया है। किसके साथ? आदित्य L1 मिशन के साथ भेजा गया, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के ने किस देश को स्वदेशी निर्मित सेवारत मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा भारत ने वियतनाम को स्वदेश निर्मित सेवारत मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण देने की घोषणा की है। किसको? वियतनाम को। तो याद रखेंगे भारत INS कृपाण किसको उपहार में देगा? वियतनाम को। किसको? वियतनाम को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ये जो INS कृपाण है जो भारत वियतनाम को उपहार में देगा, किस श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है? तो याद रखेंगे INS कृपाण ये खुकरी श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है। किस श्रेणी की? खुकरी श्रेणी की। तो याद रखेंगे खुकरी श्रेणी की INS कृपाण जो कि एक मिसाइल कॉर्वेट है, भारत इसे वियतनाम को उपहार स्वरूप देगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के पहले आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ASLV, यानी भारत के पहले ASLV अर्थात आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल जिसका नाम है अर्माडो, ये जो अर्माडो है इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे भारत के पहले आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल जिसका नाम है अर्माडो, इसे महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? यानी अर्माडो को किसने विकसित किया? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। अर्माडो क्या है? तो ये भारत का पहला आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है। क्लियर? आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल यानी ASLV है, यानी भारत का पहला ASLV अर्माडो किसने विकसित किया? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले किस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो याद रखिएगा भारत अमेरिका के जिस नेतृत्व वाले कार्यक्रम में शामिल हुआ है उसका नाम है आर्टेमिस अकॉर्डमस। क्या नाम है? आर्टेमिस अकॉर्डमस। तो याद रखेंगे अमेरिका के नेतृत्व वाले कार्यक्रम आर्टेमिस अकॉर्डमस में भारत शामिल हुआ है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका उपयोग किस रॉकेट में किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये जो रमन फर्स्ट इंजन है इसका प्रयोग विक्रम फर्स्ट रॉकेट में किया जाएगा और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया स्काई रूट एरोस्पेस ने। किसमें प्रयोग होगा? विक्रम फर्स्ट में। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया? तो याद रखिएगा उस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है रयाना बरनावी। क्या नाम है? रयाना बरनावी। और वो किस अरब देश की है? तो सऊदी अरब की। क्लियर? तो यहां पर देखिए दो बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर यह पूछा जाए कि किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया, तब आपका जवाब होगा सऊदी अरब के। और उस सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जिन्हें अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया? उनका नाम है रयाना बरनावी। क्या नाम है? रयाना बरनावी। ठीक है, तो याद रखेंगे सऊदी अरब की रयाना बरनावी ये अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा अप्रैल 2023 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी के लिए एक मिशन को लॉन्च किया है। किसने? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। तो एक बात तुरंत आपके दिमाग में आएगी कि जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी के लिए मिशन लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उस मिशन का नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। क्या नाम है? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जूस मिशन। क्या कहते हैं? जूस मिशन। तो याद रखिएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर अर्थात जूस मिशन के माध्यम से बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब पारित की गई? तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 पारित की गई। कब? 6 अप्रैल 2023 को। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसके तहत 2600 करोड़ रुपए की लागत से
किस स्थान पर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसको कहते हैं लीगो, स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र के हिंगोली में। क्लियर है? तो यहां पर देखिए दो बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 6 अप्रैल 2023 को भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी की गई और इस भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत 2600 करोड़ रुपए की लागत से महाराष्ट्र के हिंगोली में, कहां पर? महाराष्ट्र के हिंगोली में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी अर्थात लीगो स्थापित किया जाएगा। कहां पर? महाराष्ट्र के हिंगोली में। कितनी लागत से? 2600 करोड़ की लागत से। और किस नीति के तहत? तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, उस अफ्रीकी देश का नाम है केन्या। तो केन्या जो कि एक अफ्रीकी देश है, उसने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अप्रैल 2023 में लॉन्च किया है। फिर अगला प्रश्न ये उठेगा कि जो केन्या ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है टाइफा फर्स्ट। तो याद रखेंगे, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा टाइफा फर्स्ट क्या है? तो आप कहेंगे कि टाइफा फर्स्ट एक ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और ये अफ्रीकी देश केन्या के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? अप्रैल 2023 में। क्लियर है? क्या नाम है? टाइफा फर्स्ट। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नासा ने किस मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए। और ये किस प्रकार का मिशन है? चंद्र मिशन है। तो याद रखेंगे, चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए नासा ने 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है। तो ये आर्टेमिस सेकंड किसका मिशन है? नासा का। किस प्रकार का मिशन है? चंद्र मिशन है। और इसी के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा नासा ने की है। अब उनके नाम क्या है? तो इसमें नाम है जेरेमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और रीड वाइजमैन। क्या नाम है? जेरेमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और रीड वाइजमैन। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए प्रमुख के रूप में, पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए जो पहले प्रमुख के तौर पर नियुक्ति हुई है वो हुई है अमित छत्री की। किसकी? अमित छत्री की। तो याद रखेंगे, नासा का एक मिशन है, एक प्रोग्राम है मून टू मार्स, और इसी मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए पहले प्रमुख के रूप में अमित छत्री की नियुक्ति हुई है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि इसरो के द्वारा वन वेव इंडिया सेकंड मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, इसरो के द्वारा वन वेव इंडिया मिशन का जो लॉन्च किया गया वो LV-M3 रॉकेट के माध्यम से किया गया। LV-M3 रॉकेट के माध्यम से वन वेव इंडिया सेकंड मिशन का प्रक्षेपण इसरो ने किया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि इस मिशन के तहत कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया? तो याद रखिएगा, इस वन वेव इंडिया सेकंड मिशन के तहत इसरो ने 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने 12 वर्ष पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया? तो याद रखिएगा, उस उपग्रह का नाम है मेघा ट्रॉपिक्स फर्स्ट। क्लियर? तो याद रखिएगा, ये जो मेघा ट्रॉपिक्स फर्स्ट उपग्रह है ये इसरो का 12 वर्ष पुराना उपग्रह है और इसे किस महासागर में गिराया गया? तो याद रखेंगे, प्रशांत महासागर में गिराया गया। क्या नाम है उस उपग्रह का? मेघा ट्रॉपिक्स फर्स्ट। अगले प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए इस मेघा ट्रॉपिक्स फर्स्ट उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो याद रखिएगा, मेघा ट्रॉपिक्स फर्स्ट उपग्रह को 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था और मेघा ट्रॉपिक्स फर्स्ट उपग्रह किसका अध्ययन करता है? मौसम और जलवायु का। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि निसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे, निसार का निर्माण संयुक्त रूप से नासा और इसरो के द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे, निसार का निर्माण किसके द्वारा? नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि भारत के किस प्रथम निजी प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो याद रखिएगा, भारत के उस प्रथम निजी प्रक्षेपण यान का नाम है विक्रम एस। तो याद रखेंगे, भारत के विक्रम एस जो कि प्रथम निजी प्रक्षेपण यान है, इसको 18 नवंबर 2022 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। क्लियर? क्या नाम है? विक्रम एस। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इस रॉकेट को किस मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया? तो याद रखिएगा, इसे मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया। क्लियर? अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा इसका विकास किया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे, भारत के पहले निजी प्रक्षेपण यान को विक्रम एस जिसका नाम है, इसे
मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया और इसे विकसित किया था स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा। क्लियर, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है अग्निलेट। तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा अग्निलेट। दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि जो विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट है, इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तब आपका जवाब होगा इसरो के द्वारा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ये जो अग्निलेट इंजन का विकास और डिजाइन है, ये किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, अग्निलेट इंजन का विकास और डिजाइन अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा, देश का वो पहला राज्य है केरल, जिसने रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का प्रयोग किया है। तो याद रखेंगे, रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि रोबोटिक मैनहोल क्लीनिंग में प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस रोबोट का नाम है बैंडीकूट। क्या नाम है? बैंडीकूट। इसका मतलब यह है कि केरल देश का पहला राज्य है जिसने रोबोट के जरिए मैनहोल को क्लीनिंग करने का काम किया, और जिस रोबोट के माध्यम से केरल में मैनहोल को क्लीन किया गया, उस रोबोट का नाम क्या है? बैंडीकूट। क्या नाम है? बैंडीकूट। और ये जो रोबोट बैंडीकूट है, किस शहर में लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे, केरल के गुरुवायूर में। कहां पर? केरल के गुरुवायूर में। याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो रोबोट बैंडीकूट है, जो कि केरल के गुरुवायूर में लॉन्च किया गया, इसे किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा, इसे बनाया गया जेन रोबोटिक्स तिरुवनंतपुरम के द्वारा। किसके द्वारा? जेन रोबोटिक्स तिरुवनंतपुरम के द्वारा रोबोट बैंडीकूट को बनाया गया है, जिसको गुरुवायूर केरल में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2023 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो आपका जवाब होगा पट्टीपुलम गांव, तमिलनाडु से। तो याद रखिएगा, किस मिशन के तहत कहा जा रहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023। इसके तहत जो पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है, इसे पट्टीपुलम गांव, तमिलनाडु से लॉन्च किया गया। कहां से? पट्टीपुलम गांव, तमिलनाडु से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच येलहंका वायु स्टेशन बेंगलुरु से एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। किस वायु स्टेशन से? येलहंका। याद रखेंगे, येलहंका वायु स्टेशन बेंगलुरु से एरो इंडिया 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच हुआ। किस वायु स्टेशन से? येलहंका वायु स्टेशन से। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो एरो इंडिया 2023 का आयोजन येलहंका वायु स्टेशन बेंगलुरु में हुआ, इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो आपका जवाब क्या होगा? इसकी विषय वस्तु क्या थी? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्या थी विषय वस्तु? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक चेन इन सहायक का अनावरण किया? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात ने विश्व के पहले रोबोटिक चेन इन सहायक का अनावरण किया। कब किया? अप्रैल 2023 में। अगला प्रश्न यह बन सकता है कि जो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा विश्व के पहले रोबोटिक चेन इन सहायक का अनावरण किया गया, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है सारा। क्या नाम है? सारा। तो आपसे प्रश्न यह भी बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सारा क्या है? तो आपका जवाब होगा विश्व के पहले रोबोटिक चेन इन सहायक का नाम है सहारा। और ये किसके द्वारा इसका अनावरण किया गया? तो याद रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसका अनावरण किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी? तो याद रखिएगा, उस मिशन का नाम है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। तो यहां पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करना। और दूसरी बात आपको यह याद रखनी है कि जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई, इसकी अवधि क्या होगी? तो याद रखिएगा, इस राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक की लिए मंजूरी मिली है। क्लियर? तो यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि ये जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है? तो क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करना। और इस राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि क्या होगी? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो याद रखेंगे यहां पर जो अवधि है वो वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक की है। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि 2023-24 से 2030-31 तक की है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत किस नंबर का देश है? तो याद रखिएगा, विश्व में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत विश्व में 7वें नंबर का देश है। किस नंबर का देश है? 7वें नंबर का देश है भारत, जिसने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाले 7 देशों के नाम कौन कौन है? तो याद रखिएगा, जिन देशों ने क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है उसमें अमेरिका है, चीन है, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, भारत, फ्रांस और कनाडा। ये 7 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। मैं एक बार से फिर नाम रिपीट कर रहा हूं, अमेरिका, चीन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, भारत, फ्रांस और कनाडा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत की किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो याद रखिएगा, उस स्पेस स्टार्टअप कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। क्या नाम है? स्काई रूट एरोस्पेस। तो याद रखेंगे, अप्रैल 2023 में स्काई रूट एरोस्पेस, ये जो कि एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी है, इसके द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? धवन सेकंड। क्या नाम है? धवन सेकंड। तो अगर एक लाइन में इसको समराइज कर दें तो धवन सेकंड नाम से स्काई रूट एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का अप्रैल 2023 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। क्या नाम है? धवन सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का पहला सफल परीक्षण कहां किया? तो याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट पर। तो यहां पर आपको 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का पहला सफल परीक्षण कहां पर हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट पर। कब हुआ? 21 अप्रैल 2023 को। और दूसरा प्रश्न आपको यह ध्यान में रखना है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर जिसका सफल परीक्षण पहला उड़ीसा तट पर हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो याद रखेंगे, भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO के द्वारा। क्लियर है? यानी भारतीय नौसेना और DRDO ने मिलकर एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का पहला सफल परीक्षण उड़ीसा तट पर किया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो याद रखिएगा, विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 22 मार्च 2023 को USA ने किया। क्लियर? विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट 22 मार्च 2023 को USA द्वारा लॉन्च किया गया। और इस रॉकेट का नाम क्या है? तो इस रॉकेट का नाम है टेरान फर्स्ट। तो याद रखेंगे, टेरान फर्स्ट नामक रॉकेट जो कि विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट है, इसका सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया 22 मार्च 2023 को USA के द्वारा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे, देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में स्थित है। कहां पर? झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में। तो याद रखेंगे, झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट स्थित है। कहां पर? झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस प्लांट का निर्माण किसने किया? तो याद रखिएगा, ये जो झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट है, ये NTPC के द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा? NTPC के द्वारा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच हुआ। यानी यहां पर आपको 2 बातें प्रमुख रूप से याद रखनी है कि जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन है, ये 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। और ये जो 2023 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, ये किस क्रम का है? तो ये 108वें क्रम का है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2023 में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 की सूची में विश्व का सबसे द्रुततम यानी विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? तो याद रखिएगा, जून 2023 में जो
सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 की सूची आई, उसमें सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अमेरिका का फ्रंटियर है। कौन है? अमेरिका का फ्रंटियर। देखिए यहां से प्रश्न पूर्व में भी बने हैं और याद रखिएगा ये जो टॉप 500 की सूची आई जून 2023 में, ये इसका 61वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 61वां। और विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? उसका नाम है फ्रंटियर और कहां का है? अमेरिका का। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लीन पैक बेंचमार्क पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति क्या है? तो याद रखिएगा इसकी अधिकतम गति है 1194 पेटा फ्लॉप्स। क्या है? 1194 पेटा फ्लॉप्स। क्लियर? अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर कहां पर स्थित है, यानी कहां पर इसको स्थापित किया गया है? याद रखिएगा अमेरिका में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में। कहां पर? अमेरिका के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर स्टैब्लिश किया गया है, जिसका नाम है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, अमेरिका के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो टॉप 500 की सुपर कंप्यूटर की सूची है, इसमें कितने भारतीय सुपर कंप्यूटर हैं? तो याद रखिएगा इसमें 4 भारतीय सुपर कंप्यूटर शामिल हैं इस टॉप 500 की सूची में। अब देखिए यहां पर या तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर इस टॉप 500 की सूची में शामिल नहीं है, या प्रश्न ये ज्यादा चांस है पूछने की कि जो सुपर कंप्यूटर की जो टॉप 500 की सूची है उसमें कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर सबसे पहले नंबर पर, यानी भारतीय सुपर कंप्यूटर की सूची में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखिएगा उसका नाम है एरावत PSAI। तो याद रखेंगे सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटरों में नंबर 1 पर एरावत PSAI है, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग 75वीं है। क्लियर? इसकी ओवरऑल रैंकिंग कितनी है? 75वीं है। वहीं परम सिद्धि AI की ओवरऑल रैंकिंग 131वीं है। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की ओवरऑल रैंकिंग 169वीं है और मिहिर सुपर कंप्यूटर की ओवरऑल रैंकिंग 316वीं है। क्लियर? तो ये याद रखेंगे। यहां पर आपको प्रमुख रूप से एरावत PSAI का याद रखना है, इसकी ओवरऑल रैंकिंग 75वीं और भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है एरावत PSAI। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिन पैक बेंचमार्क पर इस एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति क्या है? याद रखिएगा इसकी अधिकतम संसाधन गति है 8.50 पेटा फ्लॉप्स। कितनी है? 8.50 पेटा फ्लॉप्स। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग के साथ साथ स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS का परिवर्तित नाम क्या है? तो याद रखिएगा कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम के लिए जो परिवर्तित नाम के साथ जो कार्यक्रम है उसका नाम क्या है? गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। क्या नाम है? गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहेंगे NP-NCD। यानी ये जो पहले NPCDCS था इसका नाम आप कर दिया गया NP-NCD। NP-NCD। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली? तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि मंत्रिमंडल द्वारा कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी है? तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है। कितना? 157। किसके तहत? राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के तहत। अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन 3 से 6 अप्रैल 2023 के बीच अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया। कहां पर? अमेरिका के वॉशिंगटन में। तो याद रखिएगा वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन 3 से 6 अप्रैल 2023 के बीच अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा जो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 वॉशिंगटन अमेरिका में आयोजित हुआ उसमें भारत की कंपनी भारत बायोटेक ने पुरस्कार जीता है। किसने? भारत बायोटेक ने। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए किस योजना की शुरुआत 24 मार्च 2023 को की है? तो याद रखिएगा उस योजना का नाम है NAPRE। क्या नाम है? NAPRE। तो याद रखिएगा NAPRE नामक योजना की शुरुआत भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए शुरू की है और यह शुरू कब हुई? 24 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष तक भारत में रेबीज उन्मूलन के लिए NAPRE योजना की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा इसका जो टारगेट है रेबीज उन्मूलन का वो है 2030 तक। जिस तरह से सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का जो टारगेट है वो 2047 तक है, ठीक उसी प्रकार से भारत में रेबीज उन्मूलन का जो टारगेट है
वो कब तक का है? 2030 तक का है। और इसके लिए जो योजना चलाई गई उसका नाम क्या है? NAPRE। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन 24 मार्च 2023 को वाराणसी में किया गया। कहां पर? वाराणसी में। तो याद रखेंगे, वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन 24 मार्च 2023 को वाराणसी में किया गया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए नाक से दिए जाने वाले विश्व के पहले टीके का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम क्या है? यानी नाक से दिए जाने वाला, इसका मतलब इंट्रानेजल वैक्सीन के बारे में बात हो रही है। तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए नाक के माध्यम से दिए जाने वाले विश्व के पहले टीके का शुभारंभ किया, जिसका नाम है इनकोवैक। क्या नाम है? इनकोवैक। यानी इंट्रानेजल वैक्सीन, उसका नाम क्या है? इनकोवैक। क्लियर? यानी BBV154, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इनकोवैक। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, फरवरी 2023 में विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया गया। और इस विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा, ये 8,810 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए पुनः कितने चीते भारत में लाए गए? तो याद रखिएगा, भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए पुनः 12 चीते भारत लाए गए। कब? 18 फरवरी 2023 को। तो याद रखेंगे, भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए पुनः 12 चीते 18 फरवरी 2023 को भारत लाए गए। और ये जो फिर से दोबारा 12 चीते आए, ये कहां से लाए गए? तो याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किन 2 स्थानों पर इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन आंवला और फूलपुर में किया गया। कहां? आंवला और फूलपुर में। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के 2 स्थान आंवला और फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। क्लियर है? कहां पर? आंवला और फूलपुर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की गई? तो देखिए, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में भी लिथियम के भंडार की खोज हुई है। अगर हम जम्मू कश्मीर के पर्टिकुलर जिले की बात करें जहां पर लिथियम के भंडार की खोज हुई फरवरी 2023 में, तो उसका नाम है रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में। रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में, जो कि जम्मू कश्मीर में है, लिथियम के भंडार की खोज फरवरी 2023 में की गई। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक ज्ञात लिथियम भंडार किस देश में है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक ज्ञात लिथियम भंडार चिली में है। कहां पर है? चिली में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया? तो याद रखिएगा, 20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को निंगालू ग्रहण कहा गया। क्या कहा गया? निंगालू ग्रहण। तो याद रखेंगे, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कब घटित हुआ? 20 अप्रैल 2023 को। क्या नाम दिया गया? निंगालू ग्रहण। क्या नाम दिया गया? निंगालू ग्रहण। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नासा ने कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है टेम्पो, TEMPO। क्या नाम है उसका? TEMPO, टेम्पो। तो याद रखिएगा, टेम्पो नाम से नासा ने वायु गुणवत्ता मॉनिटर को लॉन्च किया है। क्लियर? अगर हम टेम्पो के फुल फॉर्म को देखें तो इसका फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, ये है TEMPO का फुल फॉर्म, जो कि नासा के द्वारा वायु गुणवत्ता मॉनिटर के तौर पर लॉन्च किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के स्मरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा, कर्नाटक के मैसूरू में। कहां पर? कर्नाटक के मैसूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि किस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य मिले? तो याद रखिएगा, उस वन्यजीव अभयारण्य का नाम है सुहेलवा। क्या नाम है? सुहेलवा। तो याद रखिएगा, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिस सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य मिले, वो कहां पर अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखेंगे, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने किस नए यूरेनियम समस्थानिक की खोज की? तो याद रखेंगे, अप्रैल 2023 में
जापान के वैज्ञानिकों द्वारा यूरेनियम 241 नामक नए यूरेनियम समस्थानिक की खोज की? क्या नाम है? यूरेनियम 241। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम के 3 समस्थानिक कौन है? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम के 3 समस्थानिक यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 है। और अभी अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम 241 नाम से यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज की है। क्लियर? और 3 प्राकृतिक समस्थानिक कौन है यूरेनियम के? 234, 235 और 238। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम ने कहां पर भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का अनावरण किया? तो याद रखिएगा, कोची में। तो यहां पर आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का अनावरण कहां पर हुआ? तो केरल के कोची में। दूसरी बात कि जो केरल के कोची में भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का अनावरण हुआ, किसके द्वारा, किसने किया? तो केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम ने। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है सूर्यांशु। यानी जो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का अनावरण केरल के कोच्चि में हुआ, उसका नाम क्या है? सूर्यांशु। क्या नाम है? सूर्यांशु। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो महाराजगंज में। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। कहां पर? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। तो याद रखेंगे, विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अर्थात IBCA की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अर्थात IBCA की शुरुआत की। कब की? 9 अप्रैल 2023 को। कितनी प्रजातियों को बचाने के लिए? 7। अगर हम इन 7 बिग कैट प्रजातियों के बारे में बात कर लें तो इसमें शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता शामिल है। क्लियर? यानी इन 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अर्थात IBCA की शुरुआत 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और इन 7 बिग कैट प्रजातियों के नाम क्या हैं? शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कितने नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा, 5 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने 10 नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमति दी है। कितने? 10 नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए। अब यह प्रश्न उठता है कि इनकी स्थापना किन राज्यों में की जाएगी? तो याद रखिएगा, इन 10 नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में की जाएगी। कहां कहां? कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्थापित किए जाने वाले इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी होगी? तो याद रखिएगा, स्थापित किए जाने वाले इन रिएक्टरों की क्षमता 700 मेगावाट प्रत्येक की होगी। क्लियर है? यानी प्रत्येक की क्षमता कितनी होगी? 700 मेगावाट। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उड़ीसा सरकार द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल अर्थात BHS घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है गंधमर्दन पहाड़ियां। तो याद रखेंगे, उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो यहां पर आपसे 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल के तौर पर मार्च 2023 में घोषित किया गया? तो आपका जवाब होगा गंधमर्दन पहाड़ियां। दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि गंधमर्दन पहाड़ियां कहां से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे, उड़ीसा से। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के गठन के लिए अधिसूचना जारी की? तो याद रखिएगा, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के लिए अधिसूचना तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य आप कहां से कोरिलेट करेंगे? तमिलनाडु से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। कहां पर? देवस्थल, उत्तराखंड में। याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्विस फर्म IQ एयर के द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अब यहां पर देखिए, 2 प्रश्न आपसे बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा कि जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 है, किसके द्वारा जारी की गई? तो आपका जवाब क्या होगा?
आईक्यू एयर के द्वारा। और ये जो आईक्यू एयर है ये कहां की फर्म है? स्विस फर्म है। क्लियर? तो याद रखेंगे स्विस फर्म आईक्यू एयर के द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 आई। अब इसमें यह प्रश्न उठता है कि जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 है इसमें वार्षिक औसत पीएम 2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा भारत को विश्व में 8वां स्थान है। कौन सा? 8वां स्थान है। अगला प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 है इसके अनुसार शीर्ष 3 प्रदूषित देश कौन से हैं? तो शीर्ष 3 प्रदूषित देश में चाड, इराक और पाकिस्तान है। कौन कौन है? चाड, इराक और पाकिस्तान। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाड, इराक और पाकिस्तान। और पीएम 2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत का विश्व में 8वां स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि लिकोरिस अर्थात मुलेठी की व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे लिकोरिस अर्थात मुलेठी की व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ISFR 2021 किसने जारी किया? तो याद रखिएगा 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अर्थात ISFR 2021 को जारी किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि ये जो ISFR रिपोर्ट 2021 है जो कि 13 जनवरी 2022 को जारी की गई, इसको तैयार किसके द्वारा किया है? जारी तो कर दिया केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, लेकिन इसको तैयार किसके द्वारा? तो याद रखिएगा भारतीय वन सर्वेक्षण अर्थात FSI के द्वारा तैयार किया जाता है। अब पूछा जा रहा है कि भारत में ये जो ISFR 2021 रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? तो याद रखिएगा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर किया है एरिया में, कितने एरिया में? 80.9 मिलियन हेक्टेयर। कितने में? 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ये डेटा भी आप याद रखेंगे। तो याद रखेंगे भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण जो है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में है। कितने में? 80.9 मिलियन हेक्टेयर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ये एरिया, तो आपका जवाब होगा 24.62%। कितना है? 24.62%। तो ध्यान रखेंगे भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण का जो कवर एरिया है, अगर हम इसको क्षेत्रफल में देखें तो ये 80.9 मिलियन हेक्टेयर में है। और अगर हम इसका प्रतिशत आंकड़ा देख लें कुल भौगोलिक क्षेत्र का तो ये बैठता है 24.62%। क्लियर? इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण में कितनी की वृद्धि हुई है? देखिए हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट आती है, तो जब ये 2 साल पहले 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उससे अब तुलना कर रहा है। पूछ रहा है कि 2019 की तुलना में जो 2021 में रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग कुल वनावरण और वृक्षावरण में कितने की वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितने की? 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ISFR 2021 के अनुसार कुल वनावरण कितना है? अब तक आप दोनों को ऐड करके देख रहे थे, वनावरण और वृक्षावरण को, लेकिन यहां पर इंडिविजुअल कुल वनावरण की बात हो रही है। तो याद रखेंगे ISFR 2021 के अनुसार कुल वनावरण है 71.38 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 71.38 मिलियन हेक्टेयर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2019 की तुलना में 2021 के ISFR रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा अगर हम केवल वनावरण की बात करें तो इसमें 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है और यह आंकड़ा प्रतिशत के आधार पर 0.22% होता है। यानी वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की, प्रतिशत के आधार पर 0.22% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2021 के अनुसार इस ISFR रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है? तो याद रखिएगा अगर हम ISFR 2021 के अकॉर्डिंग बात करें तो उत्तर प्रदेश में वनावरण की बात हो रही है। वनावरण है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत के आधार पर देखें तो ये बैठता है 6.15%। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखेंगे। ISFR 2021 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में वनावरण का जो हिस्सा है वर्ग किलोमीटर में वो है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्र में इसका प्रतिशत देखें तो ये बैठता है 6.15%। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले 5 जिले कौन हैं? तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले जिले तो इसमें पहले नंबर पे सोनभद्र है, दूसरे नंबर पे लखीमपुर खीरी है, तीसरे नंबर पे मिर्जापुर है, चौथे नंबर पर पीलीभीत है और 5वें नंबर पर चित्रकूट है। यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले ये 5 जिले हैं। इन जिलों में नंबर 1 पर सोनभद्र है, दूसरे नंबर पर खीरी है,
तीसरे नंबर पे मिर्जापुर है, चौथे नंबर पर पीलीभीत और पांचवें नंबर पर चित्रकूट है। आप इन पांचों जिलों के नाम याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 जिलों के नाम बताइए। अभी तक तो आपने क्षेत्रफल के आधार पर देखा, अब प्रतिशतता के आधार पर देखिए। तो प्रतिशतता के आधार पर भी सोनभद्र पहले नंबर पर है, यहां पर 35.29% वनावरण है। अगर हम चंदौली की बात करें तो दूसरे नंबर पर है, यहां पर 21.78% है। तीसरे नंबर पर चित्रकूट है, चौथे पर पीलीभीत है, पांचवें पर श्रावस्ती है। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो पहले पर सोनभद्र, दूसरा चंदौली, तीसरा चित्रकूट, चौथे पर पीलीभीत और पांचवां श्रावस्ती। क्लियर है? जब आप कई बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये डेटा आपको याद हो जाएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया। तो याद रखिएगा, भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। कहां पर? चंडीगढ़ में। तो याद रखेंगे, भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश को एक तीव्र गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपा है। तो देश है मालदीव। तो याद रखेंगे, भारत ने मालदीव को एक तीव्र गश्ती पोत एवं लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है 2 मई 2023 को। किसको? मालदीव को। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन, इसका आयोजन कहां किया गया। तो याद रखिएगा, धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन कैंप इमाजू जापान में किया गया। कहां पर? कैंप इमाजू जापान में। यहां पर देखिए, दो बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली बात तो यह होगा कि धर्म गार्जियन क्या है। तो यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 2023 में आयोजन कब हुआ? तो आपका जवाब होगा 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच। और कहां पर धर्म गार्जियन आयोजित हुआ? तो जापान के कैंप इमाजू में। कहां पर? जापान के कैंप इमाजू में। और ये जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास है, किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, भारत और जापान के बीच। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात हाल ने एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर जिसका नाम है मार्क 3 प्रदान किया है। किसे? तो याद रखेंगे, मॉरिशस को। अब देखिए, यहां पर 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यह बन रहा है कि एक हल्का हेलीकॉप्टर जिसका नाम है मार्क 3 यानी ALH मार्क 3, ये किसके द्वारा बना है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और किसको प्रदान किया? मॉरिशस को। तो याद रखेंगे, ALH MK3 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल के द्वारा मॉरिशस को प्रदान किया गया फरवरी 2023 में। क्लियर है? किसको? मॉरिशस को। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान से INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड कराया गया। यानी ऐसा कौन सा स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान है जिसको INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड कराया गया। तो उसका नाम है तेजस। क्लियर है? क्या नाम है? तेजस। तो याद रखेंगे, तेजस जो कि एक स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान है, इसको INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक फरवरी 2023 में लैंड कराया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कर्नाटक के तुमकुरू में किया गया। कहां पर? कर्नाटक के तुमकुरू में। तो याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र कर्नाटक के तुमकुरू में इसका उद्घाटन किया गया 6 फरवरी 2023 को। कहां पर? कर्नाटक के तुमकुरू में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का जो निर्माण है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात हाल के द्वारा किया गया। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत के परीक्षण के लिए पहली बार उसे समुद्र में उतारा गया है। तो याद रखिएगा, उसका नाम है INS इम्फाल। तो याद रखिएगा, 28 अप्रैल 2023 को INS इम्फाल जो कि स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत है, इसके परीक्षण के लिए पहली बार समुद्र में उतारा गया। कब? 28 अप्रैल 2023 को। क्या नाम है? INS इम्फाल। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रोजेक्ट के तहत युद्धपोत इम्फाल का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 15B के तहत। तो याद रखेंगे, प्रोजेक्ट 15B के तहत युद्धपोत इम्फाल का निर्माण किया जा रहा है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अजय वारियर 2023 का आयोजन कहां किया गया। तो याद रखिएगा, अजय वारियर 2023 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदान में किया गया। कहां पर? यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदान में। और कब से कब तक? तो 27 अप्रैल से 11 मई 2023 के बीच। तो याद रखिएगा, अजय वारियर 2023 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदान में 27 अप्रैल से 11 मई 2023 के बीच किया गया। अगला प्रश्न यह बन सकता है कि अजय वारियर 2023 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ। तो आपका जवाब होगा भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सैन्य खर्च पर जो सिपरी की रिपोर्ट 2022 है, इसके अनुसार 2022 में शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाले देश कौन से। तो याद रखिएगा,
सिप्री रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2022 में शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाले देश, इसमें पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है और तीसरे पे रूस है। यानी 2022 में शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाले देशों में पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे रूस है। और ये किसकी रिपोर्ट है? सिप्री की। अब देखिए, अगर हम बात करें भारत की सैन्य खर्च की, तो याद रखिएगा भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है। किसमें है? चौथे स्थान पे। तो याद रखेंगे भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है और इसके ऊपर जो 3 कंट्रीज हैं उसमें अमेरिका नंबर 1 पे, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे रूस है और चौथे पे भारत है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अभ्यास कोप इंडिया 2023 इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे अप्रैल 2023 में अभ्यास कोप इंडिया 2023 का आयोजन वायुसेना स्टेशन कलाई गुंडा, पानागढ़ और आगरा में किया गया। कहां कहां? वायुसेना स्टेशन कलाई कुंडा, पानागढ़ और आगरा में। और किसकी बात हो रही है? अभ्यास कोप इंडिया 2023 का। और आयोजन कब हुआ? अप्रैल 2023 में। और इस अभ्यास में कौन शामिल हुआ? तो इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना और अमेरिका वायुसेना शामिल हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे अभ्यास कोप इंडिया 2023 में भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना शामिल हुई और इसका आयोजन वायुसेना स्टेशन कलाईगुंडा, पानागढ़ और आगरा में किया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत कहां है? तो याद रखिएगा विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत एमएफ हाइड्रा है। कौन है? एमएफ हाइड्रा। और अगले प्रश्न में पूछ रहा है किस देश में एमएफ हाइड्रा पोत का अनावरण किया गया? तो याद रखिएगा एमएफ हाइड्रा पोत का अनावरण नॉर्वे में किया गया। तो याद रखेंगे विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत एमएफ हाइड्रा है और इस एमएफ हाइड्रा पोत का अनावरण नॉर्वे में किया गया। कहां पर? नॉर्वे में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमोघ तृतीय नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया? तो याद रखिएगा ये जो अमोघ तृतीय है ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। और इसका परीक्षण किसने किया? तो मार्च 2023 में इसका परीक्षण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया। किसने? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। तो याद रखेंगे सबसे पहली बात तो अमोघ तृतीय एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी बात, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघ तृतीय का परीक्षण मार्च 2023 में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्लीनेक्स 2023 ये जो युद्धाभ्यास है किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा स्लीनेक्स 2023 अप्रैल 2023 में भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया। तो याद रखेंगे स्लीनेक्स 2023 किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात बीईएल के साथ समझौता किया है। किसके लिए? प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात बीईएल के साथ समझौता किया है। अब यह प्रश्न उठता है ये प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या है? तो याद रखिएगा स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है आकाश तीर। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा आकाश तीर क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली है आकाश तीर और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किनके बीच क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफ इंडेक्स 2023 का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा एफ इंडेक्स 2023 भारत और अफ्रीकी संघ के बीच 16 से 29 मार्च 2023 के बीच हुआ। ठीक है, यानी एफ इंडेक्स 2023 किसके बीच? भारत और अफ्रीका संघ के बीच 16 से 29 मार्च 2023 के बीच। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि एफ इंडेक्स 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा भारत और अफ्रीकी संघ के बीच एफ इंडेक्स 2023 का आयोजन पुणे में किया गया। कहां पर? पुणे में। इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है किस पोत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया? तो उस पोत का नाम है आईएनएस द्रोणाचार्य। तो याद रखेंगे मार्च 2023 में आईएनएस द्रोणाचार्य पोत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। किसको प्रेसिडेंट कलर मिला? आईएनएस द्रोणाचार्य को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2022 नामक जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई? तो आपका जवाब होगा सिप्री के द्वारा। तो याद रखेंगे ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स ये जो 2022 की रिपोर्ट है ये सिप्री ने प्रकाशित की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2018 से 2022 के मध्य विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन था? तो याद रखिएगा ये जो ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2022 रिपोर्ट है सिप्री की, इसके अकॉर्डिंग 2018 से 2022 तक, कब से? 2018 से 2022 के बीच विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश है भारत। कौन है? भारत। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत का शीर्ष शस्त्र आपूर्तिकर्ता कौन देश है? तो याद रखिएगा रूस है। यानी भारत को जो शीर्ष शस्त्र आपूर्तिकर्ता वाले देश है उसमें टॉप पर रूस है।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत को शस्त्र आपूर्ति देशों की सूची में रूस की भागीदारी कितनी प्रतिशत की है? तो याद रखिएगा, भारत को जो शस्त्रों की आपूर्ति होती है उसमें रूस 45% हिस्सेदारी के साथ नंबर 1 पर है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, 23 जनवरी 2023 को कलवरी श्रेणी की आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो यहां पर दो बातें आप ध्यान देंगे कि जो आईएनएस वागीर है किस श्रेणी की पनडुब्बी? तो याद रखेंगे कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी। और इसको भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, 23 जनवरी 2023 को कलवरी श्रेणी की आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत पहली बार किस देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली निर्यात करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, भारत पहली बार आर्मेनिया को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली जो है निर्यात करेगा। तो याद रखेंगे, भारत पहली बार आर्मेनिया को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली निर्यात करेगा। क्लियर है? अगला देखिए, इस प्रकार यहां पर यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है संक्षिप्तियां। तो देखिए, इसमें राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बारे में दिया है, इसी तरह से इसमें छोटे छोटे और बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे इसमें स्थल रहेगा, नियुक्तियां हैं, खेल है, इस तरह के कई टॉपिक हैं जिनको एक नाम दिया गया संक्षिप्तियां। कल की क्लास में ये जो भी वन लाइनर पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।